हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज का क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को हिंदी का क्लास होने वाला है और साथ ही जीके जीएस का क्लास होने वाला है। हिंदी का बता दूं 20 टॉप प्रश्न लिया है और जीके जीएस का 20 मोस्ट टॉप प्रश्न लिया गया, जो कि ओवरऑल 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। ये कंटेंट आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट, सेलेक्टेड प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया। तो आप सभी विद्यार्थी को ये क्लास लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है। हर एक विद्यार्थी एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर मिस करोगे तो फिर आप समझना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न में निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है। आप लोग एग्जाम जाना तो सब एग्जाम में प्रश्न करने से पहले निर्देशक पढ़ना कि निर्देशक क्या कर रहा है। निर्देशक कुछ और कहेगा और कुछ आप और लगा के चलाना, बोलना हमारा सही है पर होगा कुछ और, समझो। इसलिए आप लोग प्रश्न लगाने से पहले निर्देशक पढ़ना। हूबहू इसी प्रकार से आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। निर्देशक कह रहा है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। बताना है इस प्रश्न जो दिया गया है, इस प्रश्न में कहाँ पे त्रुटि है, जो कि आप सभी को पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, इसमें कहाँ पे त्रुटि है। लिखा, पत्र किसके गया है, नाम पर। तो इस प्रश्न में क्या आप सभी को पता चल रहा है कि त्रुटि है। तो इस प्रश्न में त्रुटि है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। यहाँ जो पर है इसमें त्रुटि होगा, क्योंकि पर नहीं होता है, क्या होता है, पत्र किसके नाम का लिखा गया है, ना कि नाम पर लिखा गया है। नाम पर जहाँ आप लोग करोगे तो ये एरर है। क्या होगा, पत्र किसके नाम का लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नाम पर है, जो इसी भाग में त्रुटि है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पत्र किसके नाम का लिखा गया है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर आप सभी से, सरोवर का पर्यायवाची क्या है। सरोवर का क्या बताना है, पर्यायवाची। सरोवर का पर्यायवाची तालाब, बादल, कमल या समुद्र। तो सरोवर की पर्यायवाची की बात करें तो राइट आंसर होगा तालाब। सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है, तालाब होता है। और क्या क्या होता है भाई सरोवर का पर्यायवाची, तो और बात करें तो और क्या होगा, और होगा सर। क्या, सर। और क्या होगा, पोखरा। क्या होगा, पोखरा, पोखरा। और क्या होगा, जलाशय। क्या होगा, जलाशय। ये किसका पर्यायवाची है, ये सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है, तालाब होगा, सर होगा, पोखरा होगा, पोखर नहीं पोखरा, और क्या होगा, जलाशय। ये सब पर्यायवाची किसका है, तालाब का। तो राइट आंसर किसका होगा, सरोवर का राइट आंसर होगा तालाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, नीचे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। एग्जामिनर आप सभी से पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द पूछ रहा है, किसका, पर्वत का। पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा, ध्रुव, नग, इशु या भुई। तो पर्वत का समानार्थी शब्द बताना है क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट को क्या लगाना है यहाँ पे, राइट आंसर। राइट आंसर लगाना है नग। पर्वत का सही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा, तो होगा नग। और क्या क्या होता है भाई, और क्या क्या होता है पर्वत का समानार्थी शब्द, तो और होता है क्या, और होता है गिरी। क्या होता है, गिरी, गिरी होता है। और क्या होता है, और होता है अंचला। क्या होता है, अंचला। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है, नग होता है, गिरी होता है, अंचला होता है। ये सब किसका पर्यायवाची है, ये सब पर्वत का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नग इज द राइट आंसर। क्या होगा, नग। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निर्देशक आप सभी से सही बर्तनी पूछ रहा है।
प्रश्न क्या है, मंतव्यय। मंतव्यय का आप लोग सही वर्तनी बताना है कि मंतव्यय किस प्रकार से लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी। तो चलिए लिखकर और समझाकर आप सभी को बताते हैं। मंतव्यय में सबसे पहले आप सभी को माँ देना है, माँ देना है, माँ के ऊपर ना देना है मन हो गया, फिर ता देना है, फिर आधा व देना है, या रा वाला व और या देना है। मंतव्यय, इस प्रकार से आप लोग मंतव्यय बिल्कुल राइट लिखोगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मंतव्यय, इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। मंतव्यय इज द राइट आंसर, जो कि सही वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है निर्निमेष। निर्निमेष आप सभी को सही वर्तनी बताना है, निर्निमेष कैसे लिखा था। तो देखो निर्निमेष किस प्रकार से लिखा आता है, देखना समझना। सबसे पहले आप लोग ना दोगे, ना हो गया, ना में हर्षई उड़ा देना है, हर्षई उड़ाओगे, नी हो गया, फिर ना देना है और फिर ना में हर्षई उड़ा देना है, निर्नी हो गया, और ऊपर रा देना है, निर्नी हो गया, और माँ देना है और माँ में ऊपर एक कार देना है, एक कार, निर्नी में हो गया, और फिर का देना है, मूर्धन सा देना है, मूर्धन सा, निर्निमेष, इस प्रकार से मूर्धन सा देना है, क्या देना है, मूर्धन सा, ना में हर्षई, फिर ना में हर्षई, ऊपर रा, फिर माँ में एक आर, और फिर मूर्धन सा, निर्निमेष। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप लोग निर्निमेष बिल्कुल राइट लिखोगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है एग्जामिनर कि एक शब्द चुनिए, दिया गया वाक्य में एक शब्द बताना है। प्रश्न है जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, एक शब्द बताना है, क्या होगा, अनंत, असीम, अद्वितीय या अद्भुत। तो बताना है जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चलो यहाँ भी बताना है आप सभी को, क्या बताना है, एक शब्द बताना है। प्रश्न है जो प्राणी जमीन पर रहता है, जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जलचर, जमीनी, नभचर या थलचर। तो जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम थलचर कहेंगे। क्या, थलचर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे, थलचर कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। समझ रहे हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और सभी स्टूडेंट वहाँ लाइक का बटन है, लाइक भी कर देना। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, अगला प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर कि मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। दिए गए विकल्प में सही मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। प्रश्न है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, लाभ के स्थान पर हानि, घर की वस्तु को महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना या अत्यधिक कंजूस। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का सही मुहावरे का अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर की वस्तु को तुच्छ समझना। क्या समझना, तुच्छ समझना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना का सही मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा, लड़ने को तैयार होना, काम खराब कर देना, दरिद्रता में आनंद लूटना या दुख सहते जाना। तो बताना है कि लंगोटी में फाग खेलना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा।
तो सही मुहावरे का अर्थ होगा कि लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद लूटना। क्या? दरिद्रता में आनंद लूटना। दरिद्रता का मतलब होता है गरीबताई, गरीब। वही कहता है दरिद्रता या गरीबताई में आनंद लूटना। गरीब को क्या कहा जाता है? दरिद्रता। तो लंगोट में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या? विलोम बताना है, विलोम चुनना है। किसका? ऊपर लिखित शब्द का विलोम क्या होगा? ऊपर लिखित शब्द का विलोम होगा स्वलिखित, निम्नलिखित, या फिर परलिखित, या फिर पूर्व लिखित। तो ऊपर लिखित शब्द का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर होगा निम्नलिखित। क्या होगा? निम्नलिखित। ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा? निम्नलिखित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? निम्नलिखित। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है विफल। विफल का बताना है आप सभी को। क्या? विफल का बताना है विलोम शब्द क्या होगा? तो विफल का विलोम सभी स्टूडेंट जानते होंगे, क्या होगा? सफल। विफल का सही विलोम क्या होगा? सफल। ऑप्शन नंबर होगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे निर्देशक का रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान क्या है? प्रश्न है जो खाली स्थान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। जो क्या चीज करता है उसका सर्वनाश होगा? घमंड, गर्व, गौरव या सम्मान्य। तो जो खाली स्थान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो क्या करता है? जो घमंड करता है। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे घमंड। जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है घोड़ा बीच में ही गया। घोड़ा बीच में ही खाली स्थान गया, क्या हो गया? डट गया, चल गया, अड़ गया या टोक गया। तो होता है कि घोड़ा बीच में ही अड़ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। घोड़ा बीच में ही अड़ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कुछ स्टूडेंट अड़ना का मतलब नहीं समझते हो। जैसे देखो यहाँ से घोड़ा चल रहा है, ठीक है, यहाँ खाली स्थान है। जैसे आप घोड़े पे आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ 2-5 फीट का गड्ढा है, 5 फीट का गड्ढा। आप घोड़े से कह रहे हो कि इस गड्ढे को फान जाओ, लेकिन घोड़ा इस गड्ढे को देखकर अड़ गया मतलब आगे इस गड्ढे को फान नहीं रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा। इसी को कहते हैं अड़ना। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है निर्देशक का राय दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प क्या है? प्रश्न है सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो सीता के मुख चंद्र के जगह सही यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? जो कि रेखांकित है, रेखा के अंडर है। सीता का मुख चंद्र, सीता जी के मुखचंद्र, सीता के मुखचंद्र, या बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे कि सीता का मुखचंद्र, ना कि सीता की नहीं होगा। क्या होगा? सीता का मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। क्या होगा? राम भी खिल उठे। समझ रहे हो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा क्या? आवश्यकता नहीं है, या व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली, यहाँ मिली है, या व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, या फिर व्यस्त रहने के कारण मुझे।
तो राइट आंसर क्या होगा कि आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। तो यहाँ मिले जो है क्या है, गलत है। तो इसकी जगह क्या होगा, व्यस्त रहने के कारण मुझे क्या होगा, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। क्या होगा, मिला। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखो 15 प्रश्न हो गया, 16 प्रश्न आप सभी को पैसेज देखने को मिलेगा। और पैसेज बिल्कुल इजी रहेगा, मैं जिस प्रकार से करा रहा हूँ उसी प्रकार से करना आप लोग। यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल आप लोग इजी वे से उठा लोगे, जो कि हर एक स्टूडेंट उठाएगा, जो कि सिंपल पैसेज पूछता है एग्जामिनर, समझ लो। बस थोड़ा सा फोकस करना। देखो किस प्रकार करोगे आप लोग कि यहाँ से 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर बिल्कुल उठा लोगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग फास्ट में रीड कर जाना है पैसेज को रीड करना है 40 से 50 सेकंड के अंदर, समझो। क्या है, संस्कृत की रचना और अभिव्यक्त कला के माध्यम से ही होता है, और भारत का कला यह है कि यूरोप की काल्पनिक भावनाओं में खाली स्थान नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिलित भारतीय से हुआ था। परिणाम स्वरूप गंधार कला का खाली स्थान हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सका क्योंकि वह अभारतीय था, क्योंकि भारत की खाली स्थान अपने को इस तरह मिश्रित कला के भीतर व्यक्त नहीं कर सकती थी। तो देखो इस प्रश्न को इस तरह से आप लोग फास्ट में पढ़ लोगे, 40 से 50 सेकंड में पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग को इस पैसेज का मूल अर्थ क्या है। इस पैसेज का मूल अर्थ है कि हमारे जो है संस्कृत के बारे में, भारतीय संस्कृत के कला के बारे में बता रहा है, और यूरोपीय कला के बारे में, दोनों को डिफरेंस बता रहा है। यानी कि उसी के अनुसार हमें क्या करना है, पांचों प्रश्न को हल करके 10 नंबर यहाँ से कलेक्ट कर लेना है। तो देखो क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है संस्कृत की रचना और अभिव्यक्त कला के माध्यम से होती है। संस्कृत की रचना कैसी होती है, अभिव्यक्त कला के माध्यम से होती है। और भारतीय कला का यह है, भारतीय कला का यह क्या है, स्वभाव है, विचार है, या प्रभाव है, या दोष है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि और भारतीय कला का यह स्वभाव है कि, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्वभाव, यह स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भावनाओं से खाली स्थान नहीं बिठा सकती। यूरोप की कलात्मक भावनाओं से क्या नहीं बिठा सकती, मेलजोल, गठबंधन, सामंजस्य या वैमनस्य। तो यूरोप के कलात्मकों से क्या नहीं बिठा सकती है, तो सामंजस्य। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि वह यूरोप के कलात्मक भावनाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती। कौन, भारतीय संस्कृत, हमारे जो संस्कृत है यूरोप के कलात्मक भावनाओं से सामंजस्य नहीं बैठा सकती, मतलब मेल जोल नहीं बैठा सकती, क्योंकि हमारे जो संस्कृति अलग है और यूरोप का कलात्मक संस्कृति अलग है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि वह यूरोप के कलात्मक भावनाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती। समझ हो इतना दूर तक, आगे देखो। वह प्राचीन कला में यूनानी कला का सम्मिश्रित भारतीय से हुआ था। खालिस्तान भारतीय क्या हुआ था, भारतीय संगीत से हुआ था, कविता से हुआ था, नृत्य से हुआ था, या कला से हुआ था। तो क्या से हुआ था, भारतीय कला से हुआ था। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे देखो है कि बहुत प्राचीन कला में यूनानियों कला का मिश्रित भारतीय कला से हुआ था। बहुत समय पहले, मतलब प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्र, मतलब मिलन भारतीय कला से हुआ था। परिणाम स्वरूप उसका परिणाम क्या निकला, परिणाम स्वरूप गंधार कला का खाली स्थान हुआ। गंधार कला का क्या हुआ, गंधार कला का जन्म हुआ, खोज हुआ, अनुसंधान हुआ, या आविष्कार हुआ। तो गंधार कला का जन्म हुआ। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि परिणाम स्वरूप गंधार कला का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ, ये बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ। जब यूनानी कला और भारतीय कला का सम्मिश्रण हुआ तो क्या हुआ, गंधार कला का जन्म हुआ।
आगे देखो क्या है, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी। मतलब अभारतीय थी मतलब भारत की नहीं थी, इसलिए टिक नहीं सका। क्योंकि भारत की खाली स्थान अपने को इस मिश्रित कला के भीतर व्यक्त नहीं कर सकती। 20 नंबर में क्या नहीं भर सकती? चिंता, आत्मा, परमात्मा या फिर इच्छा। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे आत्मा। क्या होगा यहाँ पे होगा क्योंकि भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर व्यक्त नहीं कर सकती। तो देखा, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से 5 प्रश्न इजी वे से करोगे और 10 नंबर उठा लोगे, जो कि सिंपल रहेगा। 7-8 स्टूडेंट बिल्कुल राइट करेगा, तो आप लोग तो यहाँ 5 प्रश्न बिल्कुल राइट करोगे, समझ रहे हो। तो ये रहा आप सभी को 20-20 जीके हिंदी का प्रश्न। अब चलते हैं जीके का सेशन में, जो कि सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जीके का भी है। तो देखो जीके का, यहाँ से देखो जीके का सेशन। जीके का सेशन में पहला प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बताना है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। देखो, अगर आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन अगर एग्जामिनर आप सभी से एक कदम आगे खेल गया कि पूछ देगा छोटा डेट के साथ, कि छोटा डेट के साथ बताना है बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आप लोग क्या होगे? फंस जाओगे। लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसा तैयारी करके जाना है क्वेश्चन का कि जिस प्रकार से एक कदम चले 2 कदम आगे खेले एग्जामिनर, उससे आप लोग 2 कदम और आगे चलना। तो देखो क्या है, बताना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905 या 15 नवंबर 1905। तो राइट आंसर क्या होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 15 अक्टूबर 1905, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर छोटा डेट के साथ पूछे तो भी आप लोग बता देना, क्या? 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। बताना है कि कौन सा कांड हुआ था जो कि असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। देखो, सबसे पहले बता दें कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था और बंद कब हुआ था। देखो, शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन बंद हुआ था। और इसको शुरू करने वाले और बंद करने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में बंद हुआ था। लेकिन बंद किस कांड के कारण हुआ था, वही प्रश्न बताना है। तो बंद जो हुआ था वह चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ा था? बंद करना पड़ा था। कब? 1922 ईस्वी। समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी की बात करें तो राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो यह हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन यानी अंत हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1829 ईस्वी में हुआ था। कब? 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय
आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी था। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा कौन दिए थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य केंद्र की बात करें तो यह कहाँ था? इसका बिहार में था। मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात की बात करें, यह किसे कहा जाता है? तो यह महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन की बात करें, यह किसने किया था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज या ब्रह्म समाज? तो राइट आंसर होगा कि शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो यह आर्य समाज ने किया था। कौन? आर्य समाज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, किसने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी की बात करें तो राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? आरएसएस का मुख्यालय बताना है कि कहाँ है? तो यह नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर, ऑप्शन नंबर ए। नागपुर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है देखो, बताना है अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। कब? तो अंग्रेज ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था 1915 ईस्वी में। कब दिया था? 1915, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या उस चीज का उपाधि? कैसर ए हिंद का उपाधि। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था? भारत में पहला समाचार पत्र शुरुआत की बात करें तो राइट आंसर होगा कौन किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। कौन? जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है? अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन था? तो प्रथम व्यापार केंद्र की बात करें तो राइट आंसर होगा सूरत। कौन था? सूरत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है? अगला प्रश्न है, बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो यह लॉर्ड क्लाइव ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड क्लाइव।
तो ये रहा आप सभी को टॉप 20 जीके का भी सेशन। इसमें जीके जीएस का 20 प्रश्न और हिंदी का 20 प्रश्न यानी कि ओवरऑल 40 प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार रहा, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न था। जो न्यू हो, पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न का कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। समझे हो? और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।